के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं दमदार 10। बीजेपी सांसद और अभिनेत्री कंगना रनौत ने अपनी गटर जनरेशन वाले बयान पर एक बार फिर से इस पर न सिर्फ वो कायम है बल्कि अपने समर्थन में उन्होंने एक और पोस्ट लिखा। कंगना रनौत ने कहा कि समाज में अश्लीलता के लिए जगह नहीं है। उन्होंने भारतीय समाज में सिविक सेंस और सांस्कृतिक मर्यादा की आवश्यकता पर जोर दिया और कहा कि जो मर्यादा में नहीं रह सकते उन्हें कमरे तक सीमित रहना होगा। आप अपनी बेटी को ऐसा सिखाएंगे, डिसिप्लिन में रहना या मर्यादाओं में रहना कोई चॉइस नहीं है। भौंडा प्रदर्शन तो हर कोई करना चाहेगा, लेकिन अगर आपको समाज में रहना है और संविधान के हिसाब से आपको चलना पड़ेगा, जिसका मतलब है कि आपकी आज़ादी वहाँ ख़त्म हो जाती है जहाँ मेरे नाक और कान शुरू होते हैं। तो आप भौंडे बनकर सिर्फ अपने कमरे में रह सकते हैं। बाहर आकर आप मेरे आराध्य, चाहे आपको मेरे माता पिता के लिए कोई सेंटिमेंट ना हो, मेरे घर के बच्चों के लिए कोई आपको भावना ना हो, उसका मतलब ये नहीं है कि आप उनको सड़क पर सेक्सुअल गालियां देंगे, उनके मान को हानि करेंगे। मेरे आराध्य, मेरे भगवान हो, चाहे मेरे नेता हो, प्रधानमंत्री जी से जो है लोग उनको एग्जाम बडी कहते हैं बच्चे। उनके साथ में कितने लोगों की भावनाएं, कोई उनको लीडर मानता है, कोई उनको दोस्त मानता है, कोई उनको परिवारजन मानता है, कोई उनको भगवान मानता है। उसी तरह से आप किसी की फीलिंग्स हर्ट नहीं कर सकते हैं। ये कोई कूल बनना नहीं है, ये एक बेसिक सिविक सेंस है और अगर आपको ये नहीं आती है तो आपको सीखना पड़ेगा। आप ये फेमिनाजी से प्रभावित मत होइए, अपनी जिंदगी बर्बाद मत करिए। इस भौंडेपन को सिर्फ और सिर्फ आप अपने कमरे में डिस्प्ले कर सकते हैं। बाहर जाके आपको मर्यादा में रहना पड़ेगा ना, या आप वर्क प्लेस से निकाल दिए जाओगे। आप कभी भी कोई संबंध, परिवार वाले भी आपको भौंडापन नहीं झेलेंगे, तो आपके सामने एक डेड एंड के सिवाय अंधकार वाली जिंदगी हो जाएगी। वैसे अगर देखा जाए तो साइंस भी कहती है कि ह्यूमन लाइफ का जो पर्पस है वो एवोल्यूशन है, और शास्त्र भी कहते हैं कि आप पुरुषोत्तम, जो सर्वश्रेष्ठ है पुरुषों में, उस एवोल्यूशन की तरफ जाइए। लेकिन ये अब कंगना रनौत ने जो वीडियो जारी किया है उसका एक मैसेज तो साफ है, वो अपने बयान पर कायम है और वो उससे पीछे नहीं आएंगी। तो क्या जेंसी से उनका ये डिस्कनेक्ट पार्टी के लिए एक बड़े सिरदर्द की तरह दिखाई देगा? अजीत जी, बिल्कुल एक राजनीतिक नुकसान की बात है। प्रधानमंत्री आउटरीच कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने उन बच्चों को संबोधित किया, उन छात्रों को फ्रेंड्स कहा के संबोधित किया, 3 वीडियो बनाए उन्होंने, उन तक आउटरीच किया है, उनको पैसिफाई किया है। आज यही कारण है कि आज हर जगह आंदोलन समाप्त हुए हैं और सरकार ने जो कमिट किया उसको वो कमिटमेंट पूरा करने की कोशिश कर रही है सरकार। अब ये इसमें 2-3 बातें इन्होंने कही हैं। जो एक तो ये समझिए, सबसे पहली बात है कि सार्वजनिक जगह पर अश्लीलता फैलाने को रोकने का एक कानून है भारत सरकार के पास। अगर ये सार्वजनिक जगह पर अश्लीलता थी तो पुलिस ने इस पर कोई मुकदमा दर्ज किया है? कहीं कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। अगर होगा तो पुलिस दर्ज करेगी। दूसरी बात यह है कि अगर प्रधानमंत्री जी की भावनाएं आहत हुई हैं तो प्रधानमंत्री जी को कहना चाहिए जी। प्रधानमंत्री से ज्यादा भावनाएं तो दूसरे लोगों की आहत हो गई जिनको इतना टारगेट किया गया। तीसरी बात यह है कि गाली और अश्लीलता दोनों अलग अलग चीजें हैं, इस बात को समझ लेना चाहिए। जिन फिल्मों में गालियां नहीं होती हैं वो फिल्में भी अश्लीलता फैलाती हैं। एक से एक अश्लील गाने बने हैं, उनमें गालियां नहीं होती है। और एकदम मतलब एक पढ़े लिखे लोगों वाली बात है मीनाक्षी जी, हम लोग यहाँ चर्चा कर रहे हैं जिसको लोग देखते हैं दुनिया भर के। सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला है 10 दिन पहले का, ज्यादा दिन नहीं, 10 दिन के फैसले के 10 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि गाली अश्लीलता नहीं होती है। और सुप्रीम कोर्ट ने यहां तक कहा, हम हालांकि उसे पूरी तरह से सहमत नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मां की गाली भी कई बार अश्लील नहीं हो सकती है। यह सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है 10 दिन पहले का। तो गाली और अश्लीलता ये दोनों 2 अलग अलग चीजें हैं। बिना गाली देते कितने ही एमपी हैं जिन्होंने गाने गाए हैं भोजपुरी में, और कितनी अश्लीलता उसमें गाली नहीं है। तो अश्लीलता अलग चीज है, गाली अलग चीज होती है। गालियों के समाज शास्त्र पर बहुत ज्यादा चर्चा हो सकती है। हम जिस इलाके से आते हैं, हमने कल भी कहा था, बिहार उत्तर प्रदेश में शादियों में दूसरे किसी भी उसमें गालियां गाई जाती हैं और लोग उसको उसी अंदाज में सुनते हैं, उसमें कोई अश्लीलता नहीं होती है, कोई उसको मीन नहीं करता है। तो एक बात यह है कि अश्लीलता अगर फैलाई गई है जंतर मंतर पर तो हिंसा के जो मामले दर्ज हैं उस तरह से अश्लीलता फैलाने का भी मामला दर्ज होना चाहिए, जो नहीं हुआ है। दूसरा, गालियां जो हैं वो अश्लीलता से अलग होती हैं, इसको समझने की जरूरत है। तीसरा, भारत की फिल्में, गाने ज्यादा अश्लीलता फैला रहे हैं, जेन जी की गालियों से ज्यादा अश्लीलता फैला रहे हैं। तो उसके बारे में भी प्रीच करना चाहिए है, जिसके जो भी इस तरह का प्रीच कर रहा है। और इस तरह के बयान देकर के भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री की आउटरीच को कंगना रनौत ने कम किया है, डैमेज किया। आपकी सारी बातों से सहमत होते हुए बस एक छोटी सी बात कहना चाहती हूँ। जब मैं एक माँ के नजरिए से देखती हूँ तो मैं भी शायद कभी बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी कि मेरे बच्चे इस तरीके से सड़क पर खड़े होकर, सड़क या घर में उनकी लैंग्वेज में भी इस तरीके की भाषा हो। ये मुझसे तो बर्दाश्त नहीं हो पाएगा। ये बात बिल्कुल ठीक है, आपकी सारी बातों से सहमत होते हुए। अगली खबर, E20 पेट्रोल को लेकर केंद्र
सरकार ने संसद में जवाब दिया है। राज्यसभा में एक लिखित जवाब में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि E20 की वजह से BS3 वाली उन गाड़ियों के रबर और गैस्केट पर असर हुआ है जो 2005 से 2016 के बीच बनी है। साथ ही ये भी कहा कि BS6 इंजन वाली गाड़ियों BS4 इंजन वाली गाड़ियों के परफॉर्मेंस पर कोई असर नहीं हुआ है। BS6 ठीक। नितिन गडकरी ने सदन में यह भी बताया कि E20 पेट्रोल से गाड़ियों में खराबी की कोई रिपोर्ट नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि सोशल मीडिया पर जो चिंता जताई जा रही है वो तथ्यहीन है। अब खतरा BS3 गाड़ियों को भी क्यों हो, मेरा सवाल तो ये है। और E20 से अगर नुकसान हो रहा है तो फिर आम जनता को वो ऑप्शन क्यों ना दिया जाए जहां पर वो अमिताभ जी ये तय कर सके कि उसे केवल पेट्रोल भरवाना है, E20 पेट्रोल भरवाना है। ये चॉइस तो जनता के पास होनी चाहिए। हाँ, ये चॉइस बिल्कुल जनता के पास होनी चाहिए। और ये स्टेटमेंट भी कहीं ना कहीं कॉन्ट्राडिक्टरी अगर कहा जा रहा है कि भाई किसी भी गाड़ी में खराबी की रिपोर्ट नहीं है, और एक तरफ आप कह रहे हैं कि भाई 2003 से 2016 की जो गाड़ियां हैं उसमें इन दो चीजों पर रबर और ये खराब हो रहा है। करेक्ट। उससे हो सकता है कि मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ उस चीज का, उससे हो सकता है कि माइलेज पे भी इम्पैक्ट होता हो, है ना। तो ये एक बड़ा मुद्दा हो सकता है भाजपा के लिए, सरकार के लिए आगे वो भी जाकर तब सर जब नंबर गिना जा रहा है कि एक विकेट डाउन और दूसरा विकेट। हाँ, तो क्योंकि क्या है ना, क्लैरिटी ऑफ कम्युनिकेशन जो है ना वो कहीं कहीं ये जो थर्ड टर्म है ना उसमें आपको उसमें कमी दिखेगी। ऑपरेशन सिंदूर के टाइम भी जब शुरू में हम युद्ध जीतने के बावजूद पाकिस्तान ने वर्ल्ड स्टेज पर एक ऐसा नैरेटिव फैला दिया था कि भारत को उसने अच्छा खासा नुकसान पहुंचाया। जब तक हमारे जो 2 महिलाएं और एक और जो हमारे आर्मी या आर्म फोर्सेस ने रेगुलर प्रेस कॉन्फ्रेंस लेना शुरू किया, तीनों विंग से हमारी महिला चेहरों ने तब जाके वो नैरेटिव जो ग्लोबल था तब जाके उसको न्यूट्रलाइज कर पाए थे हम, है ना। तो क्लैरिटी ऑफ कम्युनिकेशन जो है वो कहीं ना कहीं मिसिंग है। और ये क्योंकि 2 मंत्रालयों का काम है। एक बार नितिन गडकरी कहते हैं कि भाई ये पेट्रोलियम मिनिस्ट्री हमारे पास है ही नहीं, उसका जवाब हरदीप पुरी देंगे, और हरदीप पुरी कभी ना कभी पास द बक करते हैं यहाँ पे। इससे भी कंफ्यूजन हो रहा है लोगों को। एक पार्लियामेंट से आ रही तस्वीर आपके सामने रख दूं, वहां की तस्वीरें भी आपको दिखा दे। चढ़ावा चोर गद्दी छोड़। देखिए राहुल गांधी के पास इस वक्त मुद्दा क्या है, वो पैलेट गन दिल्ली में जंतर मंतर पर हुए प्रदर्शन में पुलिस के द्वारा उठाए गए इस गन कल्चर के खिलाफ वो सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के पास मुद्दा क्या है, चढ़ावा चोरी का है। क्यों? क्योंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव है। अजीत जी, एक को दिल्ली दिख रहा है, एक को उत्तर प्रदेश दिख रहा है। बिल्कुल। तो ये जैसे ही खत्म हुआ वो मामला, पेपर लीक बिल पर चर्चा समाप्त हो गई, बल्कि दूसरे दिन की चर्चा बाकी ही थी, तभी समाजवादी पार्टी ने ये वाला मुद्दा उठा दिया। समाजवादी पार्टी को ये लग रहा है कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में ये ज़्यादा इमोशनल इशू है, ज़्यादा बड़ा मुद्दा है, इमोशनल इशू है ये ज़्यादा बड़ा। और जेनजी की जो नाराजगी है वो तो अपनी जगह है, उस आंदोलन में ये चीज़ दब न जाए ये भी लग रहा है। चूंकि ये चीज़ें धीरे धीरे अपने समापन की तरफ बढ़ रही हैं। जो SIT, दूसरी SIT भी गठित हो गई है, जो जेल में गए, जो जेल में, वो ये विमर्श से चीज़ें बाहर होती जा रही हैं। तो समाजवादी पार्टी को किसी तरह से इस चढ़ावा चोरी के मामले को विमर्श में ले आना है, जिसकी कोशिश कर रहे हैं अखिलेश यादव। इसका फायदा उत्तर प्रदेश में होगा अमिताभ जी? तो देखने वाली बात है। बात यह है कि ज़रूर एक मल्टी प्रोंग स्ट्रैटेजी है कि कांग्रेस अकाउंटेबिलिटी यानी जेनजी से जो प्रोटेस्ट है उस पर दबाव बनाए, और समाजवादी पार्टी क्योंकि क्षेत्रीय दल और वहाँ चुनाव है, एक इमोशनल जो मुद्दा है ये उस पर दबाव बनाए। अब कितना इसका फ़ायदा समाजवादी पार्टी को होता है ये देखने वाली बात है। ये लार्जली SIT के परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड करता है। अगर SIT एक अच्छी रिपोर्ट बना करके एक अच्छे SOPs के साथ कॉन्फिडेंस वापस ला पाती है और जो भी दोषी हैं उनको सज़ा मिलती है, तो एक मैसेज जा सकता है कि भाई ये न्यूट्रलाइज हो गया डिसकंटेंट। लेकिन अगर लोगों को SIT के कामकाज पे भरोसा नहीं रहेगा तो इसका नुकसान कहीं ना कहीं जो है वो भाजपा को उठाना पड़ सकता है, क्योंकि आस्था का मुद्दा है, फेथ का मुद्दा है, इमोशनल मुद्दा है, और वोटिंग एक इमोशनल डिसीजन ही होता है। और उत्तर प्रदेश में मुद्दा तो योगी आदित्यनाथ तय करते हैं,
योगी आदित्यनाथ को जैसे ही ये बात पता चली, सीएम ने फौरन का एसआईटी का गठन हो, इसके ऊपर जांच शुरू हो। मामला बहुत तेजी से आगे बढ़ा भी, लेकिन समाजवादी पार्टी ने भी, अखिलेश यादव ने भी ये तय करके रखा कि इस मुद्दे को हाथ से नहीं जाने देना। और अभी कुछ दिन पहले ही अवधेश प्रसाद का एक बयान हमने सुनाया था दर्शकों को, जिसमें वो कह रहे थे कि यही अयोध्या से आए हैं, अयोध्या से वापस जाएंगे। देखिए, ये इसी तरह के जो ये चंदे की पेटी लेकर के ये इस तरह की चीजें चुनाव में आपको बहुत देखने को मिलेंगी। लेकिन अब इस मामले में अब वो तेजी, वो तीव्रता नहीं रह गई है, न उसकी वो व्यापकता रह गई है जो 1 महीने पहले थी जी। और इसका कारण ये है कि जो पहली एसआईटी की रिपोर्ट आ गई, उसके हिसाब से कई लोग अरेस्ट हो गए। फिर सुप्रीम कोर्ट ने भी सीबीआई जांच की बात को खारिज कर दिया और कहा कि एक दूसरी एसआईटी बनाइए जिसको आईपीएस अधिकारी लीड करे। पहला आईएएस अधिकारी लीड कर रहे थे, दूसरी एसआईटी बन गई है, आईपीएस आईजी लेवल की अधिकारी हैं, किरण एस, या मतलब आईजी लेवल के अधिकारी उसकी जांच कर रहे हैं। और वो जांच, अब उसकी रिपोर्ट फिर नए सिरे से उस एसआईटी की रिपोर्ट आएगी। अयोध्या की पुलिस ने जांच किया, इंटरनल जांच हुई है, लोग अरेस्ट हुए हैं। सचिव के नियुक्ति की बात आ गई है कि नया सचिव नियुक्त हो रहा है जो एमटेक और बड़ी विद्वान व्यक्ति हैं, और जो ट्रस्ट के सीईओ के चुनाव की भी प्रक्रिया चल रही है। तो इस तरह से एक वो कमेटी जो थी 9 लोगों वाली, वो भी गठित हो गई है, जिसमें 5 तो संत अयोध्या के ही रखे गए हैं। तो ये सब कुल मिलाकर के जो करेक्टिव मेजर्स हो सकते हैं वो लिए जा रहे हैं, जनता का जो राम भक्त हैं उनकी आस्था वापस हासिल करने के लिए। तो दोनों तरफ से ये प्रयास चलते रहेंगे चुनाव तक। एक और संशोधन बिल है, उस पर हम बात कर लेते हैं। अगले सप्ताह संसद में एफसीआरए संशोधन बिल लाया जाएगा, जो कि इस वक्त चर्चा में है। इस बिल से विदेशी फंडिंग पाने वाले एनजीओ की संपत्तियों पर सरकार का नियंत्रण बढ़ेगा। राष्ट्र विरोधी काम के लिए फंड के इस्तेमाल पर रोक लगेगी। इस कानून के तहत जो भी संगठित नियमित विदेशी फंडिंग लेना चाहता है, उसे गृह मंत्रालय से एफसीआरए रजिस्ट्रेशन लेना होता है। अब एफसीआरए संशोधन बिल 2026 गैर सरकारी संगठनों को मिलने वाले विदेशी चंदे से जुड़ा हुआ है। इसमें प्रावधान है कि अगर किसी संगठन का रजिस्ट्रेशन का रिन्यू नहीं होता है, तो विदेशी चंदे से बनी हुई उसकी संपत्ति का भी अधिग्रहण किया जा सकेगा। ये सरकार के पास ताकत होगी। मान लीजिए कि 30 साल पहले किसी एनजीओ ने विदेशी चंदे से कोई इमारत बनाई, लेकिन अब उसका पंजीकरण रिन्यू नहीं हुआ, तो फिर ये इमारत एक प्राधिकरण के पास चली जाएगी। अगर तय समय में रजिस्ट्रेशन रिन्यू हो जाए तो संपत्ति वापस मिल जाएगी, नहीं तो प्रॉपर्टी सरकार की हो जाएगी। सरकार चाहे तो इसे किसी अन्य विभाग को दे भी सकती है, नहीं तो बेचकर खजाने में पैसा जमा कर सकती है। कानून के उल्लंघन की अधिकतम सजा 5 साल से घटाकर 1 साल कर दी गई है। इस बिल के विरोध में विपक्षी दलों का तर्क यह है कि अगर किसी संगठन ने सालों पहले विदेशी चंदे से स्कूल या अस्पताल भी बनाया था और अब वो केवल घरेलू फंड से चल रहा है, तब भी एफसीआरए रिन्यू न कराने पर उसकी पुरानी संपत्ति छिन सकती है। जबकि सरकार का इसमें अलग टेक है। सरकार ये कह रही है कि 2010 में भी ये प्रावधान था, पहले से ये प्रावधान था, अब बस इसे एक औपचारिक रूप दिया जा रहा है। बिल्कुल, ये दो जो सबसे कंटेंसस इशू उस बिल में यही है कि विदेशी चंदे से जिनको एफसीआरए मिला हुआ है, अगर उसमें गड़बड़ी पकड़ी जाती है और उनका लाइसेंस रद्द होता है या उनका रिन्यू नहीं हो पाता है, तो फिर वो संपत्ति सरकार अधिग्रहित कर लेगी। यही सबसे ज़्यादा विवाद का विषय है। हालांकि इसमें एक अच्छी चीज़ ये भी है कि सरकार ने एक अथॉरिटी बनाने का इसमें प्रावधान किया है कि एक अलग एफसीआरए को मॉनिटर करने के लिए एक अथॉरिटी होगी जो मंजूरी देगी और उसको मॉनिटर करेगी। उनके विदेशी चंदे का मिसयूज नहीं होना चाहिए, उसको मॉनिटर करने के लिए एक अथॉरिटी बनेगी। और ये सजा वाला प्रावधान आपने बना ही दिया कि जो 5 साल से घटा करके 1 साल कर दिया गया है। इस बिल को पिछले बार कुछ दिन पहले ही ये बिल आया था। केरल के चुनाव के समय इस बिल को रोक दिया गया था, क्योंकि ये एक पॉलिटिकल चर्चा ये थी कि केरल में चूंकि बहुत सारे एनजीओज हैं, कैथोलिक और क्रिश्चियन एनजीओज हैं जिनको बाहर से चंदा आता है और बीजेपी आउटरीच कर रही थी क्रिश्चियंस के यहाँ, लेकिन अब उस बात को खत्म कर दिया गया है। अब इसमें 2-3 बातें जरूरी हैं जो जानना चाहिए। वैसे भी इस सरकार ने एफसीआरए पर से बहुत सख्त बना दिया है रिन्यू का नियम। तो अभी करीब 24,000-25,000 एनजीओज हैं जिनका एफसीआरए लाइसेंस समाप्त हो गया। 14-15,000 एनजीओज तो ऐसे थे जो इस बार एफसीआरए के रिन्यूअल के लिए आए ही नहीं पिछले 2-3 साल, तो आए नहीं, अपने आप लैप्स हो गया। कुछ लोग आए तो वो सख्त प्रावधानों की वजह से उनका रिन्यू नहीं हुआ। तो अब 12-13,000 या 14,000 कुछ एनजीओ ओवरऑल पूरे देश में बचे हैं जिनको एफसीआरए का लाइसेंस है, जिनके पास, जिनको विदेशी फंडिंग मिलती है। ये भी एक बड़ा नंबर है।
तो उसको मॉनिटर करने के लिए एक इंस्टीट्यूशंस का होना जरूरी है, एक अथॉरिटी का होना जरूरी है। हम ये नहीं कहते हैं कि उसमें मैक्सिमम लोग ठीक काम करते हैं, एडवोकेसी का काम करते हैं, हेल्थ के सेगमेंट में, आदिवासियों के उसमें, बच्चों में, एजुकेशन में बहुत काम किया है इन एनजीओ ने। और एक समय 90 से और 2000 के पहले दशक में एनजीओ ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है लोगों को मातृत्व में, बच्चों की और महिलाओं की सुरक्षा में, इन सब चीज़ों में। तो उनका काम अच्छा है वन को जंगल को लेकर के। लेकिन उसमें बहुत सारे एनजीओ जैसे हैं जिनका मिसयूज होता है। विदेशी ऐसी ताकतें जिनका ट्रैक रिकॉर्ड ठीक नहीं है, उनका पैसा आता है, उनका मिसयूज होता है। यहाँ नेशनल सिक्योरिटी के लिए थ्रेट होता है, सामाजिक विद्वेष बढ़ाने वाली चीजें होती हैं। अगर उन सब पर नियंत्रण करना है तो सरकार एक अथॉरिटी बना रही है, उसमें कोऑर्डिनेट करना चाहिए। ये जो प्रावधान है संपत्ति जब्त करने का, इसमें अगर कुछ ट्विक किया जा सकता है तो ये पार्लियामेंट में करना चाहिए इसको। और सरकार के पास सबसे अच्छा मुद्दा तो ये है कि सरकार ये कह रही है कि 2010 में भी ये प्रावधान था। 2010 में तो यूपीए की सरकार थी, प्रावधान पहले से था, बस अब उसे औपचारिक बनाया जा रहा है। बात पश्चिम बंगाल की कर लेते हैं। पुलिस ने छापेमारी की और सबको हक्का बक्का कर दिया। बड़ी खबर आपको दे दे, बीरभूम पुलिस ने टीएमसी लीडर अनुव्रत मंडल के करीबी मीनार मंडल के घर पर रेड करके 28.5 करोड़ से ज्यादा का कैश, 15 किलो गोल्ड बरामद किया। छापेमारी में 1-1 किलो की सोने की 14 ईंट, 100 ग्राम सोने के 10 बिस्किट बरामद हुए हैं। देर रात शुरू हुआ सर्च ऑपरेशन, सुबह तक चलता रहा। करोड़ों का कैश देखकर पुलिस वाले भी दंग थे। नोट गिनने के लिए 5-5 मशीनें मंगवानी पड़ी। पुलिस ने जिस मीनार मंडल के घर पर यह रेड की, वो रेत माफिया स्टोन बिजनेस टुलू मंडल का साला है। मीनार मंडल सरकारी बस ड्राइवर था, बाद में वो टुलू मंडल के साथ काम करने लगा। टुलू मंडल बीरभूम तृणमूल कांग्रेस प्रमुख अनुव्रत मंडल का बेहद करीबी रह चुका है। अनुव्रत मंडल पशु तस्करी मामले में जेल जा चुके हैं, फिलहाल जमानत पर हैं। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने बीरभूम पुलिस की कार्रवाई की तारीफ की। सोशल मीडिया पर लिखा कि जनता का पैसा लूटने वाले किसी भी शख्स को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने दोहराया कि भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकार की नीति जीरो टॉलरेंस की है और यह अभियान आगे भी जारी रहेगा। शुभेंदु अधिकारी ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि जन संसाधनों का दोहन कर पिछली सत्ताधारी पार्टी से सांठ-गांठ करके अवैध संपत्ति बनाने वालों को कानून के दायरे में लाया जाएगा। तो ये तो एक सिलसिला है अमिताभ जी जो शुरू हुआ था टीएमसी के उन तमाम नेताओं से, उसके बाद फिर नीचे कौन कौन उस लाइन ऑफ चेन में है, उन सब पर एक्शन हो रहा है। हाँ, धीरे धीरे मतलब क्लियरली दिख रहा है कि जो लोकल लेवल का करप्शन वहाँ पर चरम पर था और जो सिंडिकेट जो है वो सिर्फ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम ही नहीं, यानी सिर्फ माइनिंग और अवैध शराब या इन सब मामलों में नहीं, जो लोकल लेवल के लोगों से जो उनकी उगाही थी ऑन अ डेली बेसिस, वेंडर्स से, आप कोई भी कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं तो आपको सीमेंट, बालू, ईंट सिर्फ उन्हीं लोगों से लेनी पड़ेगी। तो ये जो एक सिंडिकेट था उसके चेन को तोड़ा जा रहा है। सिंडिकेट की कमर ऐसे टूट रही है सर, क्या कभी टीएमसी के वापस सत्ता में आने की उम्मीद बचती है? तो ये रीजनल पार्टी है तो उसकी कोई आइडियोलॉजी तो थी नहीं और कांग्रेस से ही टूट करके बनी थी। तो अभी देखना पड़ेगा क्योंकि रीजनल पार्टीज में जो लीडरशिप के ऊपर ही सारा फोकस रहता है और ममता बनर्जी एज आई थिंक 72-73 ऑलरेडी हैं और अभिषेक बनर्जी के खिलाफ तो पार्टी में ही बगावत है, उनकी एक्सेप्टेंस नहीं है। तो बहुत मुश्किल है अगले चुनाव तक टीएमसी के लिए वापसी करना। ठीक, बात पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी कि पीओके की, जहां मुनीर की फौज का कत्लेआम रुकने का नाम नहीं ले रहा है। जो तस्वीरें वहां से आ रही हैं वो दिल को दहलाने वाली हैं क्योंकि सैनिक सामने से निहत्थे लोगों पर गोलियां बरसा रहे हैं। 30 से ज्यादा लोगों की मौत तो पिछले 2 दिन में हो गई है। पीओके के लोग चुनाव, महंगाई, पाकिस्तानी फौज के अत्याचार का विरोध कर रहे हैं, लेकिन उन्हें डराने के लिए, धमकाने के लिए सीधा सामने से बुलेट फायरिंग हो रही है। तस्वीरें आपके सामने हैं, नरसंहार है, ये तो नरसंहार है और खुले आम नरसंहार हो रहा है। क्या लगता है कब तक इस नरसंहार का सामना कर पाएगी वहां की जनता? देखिए, वहाँ की जनता के मन में बहुत गुस्सा है। ये सारा आंदोलन जो है ये महंगाई को लेकर के शुरू हुआ था। बेहिसाब महंगाई है पाक अधिकृत कश्मीर ने और एक तरह से पूरा चौक करके रखा हुआ है पाकिस्तान ने उस पूरे रीजन को। एक तो उसने अवैध कब्जा है, वो भारत का अभिन्न हिस्सा है पीओके, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि दुनिया के देश इस तरह का नरसंहार कत्लेआम देख रहे हैं और चुप है। कोई इस बात पर सवाल नहीं उठा रहा। भारत के अलावा किसी ने कुछ नहीं बोला। ये भारत का तो हिस्सा है, वो भारत को तो कब्जा कर रखा है पाकिस्तान ने, अवैध कब्जा है उसने। और उस अवैध कब्जे में चीन का अपना इंटरेस्ट है, चूंकि उसी हिस्सा उससे निकल करके उसका वो $46 बिलियन का जो उसका
पैक का जो प्रोजेक्ट है वो कॉरिडोर है। उधर से गुजर रहा है, वो इकोनॉमिक कॉरिडोर चाइना पाकिस्तान का, तो वो चुप है उधर। अमेरिका का आजकल नया नया नए फ्रेंड बने हैं, ये जो ये क्या नाम है, आसिम मुनीर जो है, तो ये कोई बोल नहीं रहा है, दुनिया की ताकतें। लेकिन भारत को इस बात पर भारत वहाँ के लोगों की बात उठा रहा है। ये भारत के लिए स्ट्रेटेजिकली भी ये खतरे की बात है, क्योंकि उधर से जिस तरह का कत्लेआम हो रहा है, लोग उधर से पलायन करेंगे। बिल्कुल ठीक इसी बात तरह का है। नरसंहार कत्लेआम 70 के दशक में यहिया खान की पुलिस ने की सेना ने पूर्वी पाकिस्तान में किया था, जिसके बाद लोग आए, इन्फिल्ट्रेशन हुआ और भारत युद्ध में गया और उसको मुक्त कराया पूर्वी पाकिस्तान को, जो बांग्लादेश बना। तो एक समय ये स्थिति ऐसी बढ़ रही है, कहीं ऐसा ना हो कि भारत को जो इंटरवेन काम करना इंदिरा पड़े। गांधी ने किया वो बिल्कुल, काम नरेंद्र भारत को मोदी को इंटरवेन करना पड़े। पड़ सकता है, क्योंकि ये नरसंहार है, कत्लेआम है और पूरा इलेक्शन लूटने की कोशिश है। ये देखिए, यहाँ चुनाव हो चुके 14 सीटों बिल्कुल के, ठीक बात। 13 सीटों और के। वैसे भी गोलियों के दम पर होने वाले चुनाव के लोकतांत्रिक उसमें 9 सीटें वैल्यू जीती क्या है है? नवाज शरीफ की पार्टी ने, ठीक। और 12 सीटें तो ऐसी होती हैं जो वो लोग खुद ही अलॉट करते हैं अपने प्रवासी कश्मीरियों के नाम वाले, और 8 सीटें ऑलरेडी आरक्षित हैं डॉक्टर के लिए, तो उलेमाज के लिए, तो महिलाओं के लिए, वो उन्हीं की होती हैं। तो 20 सीटें, 53 में से 20 सीट आप पहले चुरा लेंगे और उसके बाद जहां वोटिंग होगी उसमें से भी आप कुछ सीट चोरी कर लेंगे, तो आपकी सरकार होगी, आप एक प्रॉक्सी सरकार बिठा देंगे वहां, कठपुतली सरकार। तो लोग इसका विरोध कर रहे हैं। बिल्कुल। आज दमदार 10 को इसी नोट पर हम खत्म करते हैं। देखते हैं कि भारत की तरफ से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कब इंटरवीन किया जाता है, क्योंकि दुनिया तो आंख पर पट्टी बांधकर बैठी है। दमदार 10 में इतना ही। बहुत शुक्रिया अमिताभ जी आपका भी, अजीत जी आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए।